एक सवाल जो कि हमसे बड़ा कॉमनली पूछा जाता है वो ये कि डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिनको करने से हम मैदे की तेजाबियत का शिकार हो जाते हैं। और कई लोग हमसे आके ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो बड़े अरसे से दवाइयां भी खा रहे हैं मैदे की तेजाबियत की, उसके बावजूद हम ठीक नहीं हो पाते। तो हमें बताएं कि ऐसी कौन सी वजूहत हैं कि जिनकी बिना पर हम ठीक नहीं हो पा रहे या जिनकी वजह से हम इन तमाम मसाइल का शिकार हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में आपको जरा तसल्ली से इन तमाम सवालात का जवाब देते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिनको करने से, जिनको खाने से हम मैदे की तेजाबियत का शिकार होते हैं, और अगर वो चीजें चलती रहें तो हम तमाम तर दवाइयों के बावजूद इस बीमारी से निजात नहीं हासिल कर पाते। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान है और मैं एक इमरजेंसी मेडिकल फिजिशियन के तौर पर काम कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बड़ा तफसील से बताया था कि मैदे की साख्त क्या होती है और मैदे की तेजाबियत असल में है क्या। और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि मैदे की तेजाबियत की क्या क्या अलामात हो सकती हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर वो वीडियो मौजूद है, उसको जरूर देखें ताकि आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा हो और आपको अंदाजा हो कि इसकी क्या अलामात हो सकती हैं। तो उसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचते रहें। ये आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो बेसिकली मैदे की जो तेजाबियत है उसकी चार बुनियादी वजूहात हो सकती हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारी खुराक, कि हम क्या खाते हैं, किस वक्त खाते हैं, कैसे खाते हैं। दूसरी बड़ी वजह जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है कि हमारे सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने पीने की जो रूटीन है वो। तीसरी इसकी बड़ी कॉमन वजह वो है बेजा दवाइयों का इस्तेमाल। और चौथी जो इसकी बहुत बड़ी वजह है वो है जिस्म में मौजूद बाकी तमाम बीमारियां और उनका मैदे पर असरअंदाज होना। खुराक के मामले में जहां तक बात है तो आप सब लोग जानते हैं कि मैदे का क्या काम है। मैदे का काम है खुराक को वक्ती तौर पर स्टोर करना और स्टोर करके उसको हजम करना। तो जो भी हम चीज खाते हैं वो डायरेक्टली सबसे पहले हमारे मैदे में जाती है, और जब मैदे में जाती है तो वो मैदे पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। अब वो तमाम चीजें कौन कौन सी हैं जो कि इसको मैदे को डिस्टर्ब करती हैं, उनमें सबसे कॉमन चीज वो है कि बाहर के खाने खाना या फास्ट फूड का इस्तेमाल करना। ये चीज देखी गई है रिसर्च के अकॉर्डिंग कि वो तमाम लोग जो बाहर के खाने और फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं वो आमतौर पर मैदे की तेजाबियत का शिकार होते हैं। अब फास्ट फूड में क्या क्या चीजें आती हैं, उसमें हर तरह का बर्गर आता है, पिज्जा आता है, फ्राइज आते हैं, लेज और इस तरह की चीजें, तो सारी की सारी फास्ट फूड के अंदर आती हैं। अब ये फास्ट फूड दरअसल इनमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फैट होता है, कोलेस्ट्रोल होता है। तो जब ये हमारे मैदे में जाते हैं तो फैट और कोलेस्ट्रोल बड़ा टाइम लेते हैं एब्जॉर्ब होने में और डाइजेस्ट होने में। तो जब ये बहुत ज्यादा देर तक हमारे मैदे में रुकते हैं तो हमारे मैदे को बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करना पड़ता है इन चीजों को डिसॉल्व करने के लिए। तो जब बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है और हम लंबे अरसे तक इन तमाम चीजों को खाते रहते हैं तो फिर हम तेजाबियत का शिकार हो जाते हैं। खुराक में दूसरी चीज जो है वो बहुत ज्यादा चाय का या कॉफी का इस्तेमाल करना। अब जो लोग बहुत ज्यादा चाय और कॉफी का इस्तेमाल करने के आदी होते हैं ना, खास तौर पर हमारा दुकानदार लोग या मजदूर या वर्कर क्लास के लोग बहुत ज्यादा इन चीजों को खाते हैं, वो आमतौर पर इस तरह की कंप्लेंट्स के साथ बहुत ज्यादा हमारे पास इमरजेंसीज में आते हैं। अब जो कॉफी है या जो चाय है ये कई तरह से हमारे मैदे को डिस्टर्ब करती है। उसमें उसकी कंपोजिशन भी है कि उसमें कैफीन है, निकोटीन है, ये तमाम चीजें जो है वो डायरेक्टली मैदे पर असरअंदाज होती हैं। दूसरा ये कि चूंकि बहुत ज्यादा गर्म होती हैं, उसके अलावा ये डायरेक्ट जाकर हमारे मैदे की जो लाइनिंग है अंदरूनी, जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं, उसको डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से हम तेजाबियत का शिकार हो जाते हैं। उसके अलावा बड़ा गोश्त, जो लोग बहुत ज्यादा बड़ा गोश्त खाने के आदी होते हैं उन लोगों में मैदे की तेजाबियत बहुत ज्यादा होती है। बड़े गोश्त का भी वही तमाम एलिमेंट, के बड़े गोश्त के अंदर बड़ी वाफर मिकदार के अंदर फैट और कोलेस्ट्रोल होता है। तो जब वही मैं जो आपको बता चुका हूँ कि जब बहुत ज्यादा फैट और कोलेस्ट्रोल हमारी डाइट में होगा तो वो मैदे को डायरेक्टली जाकर डिस्टर्ब करेगा। चौथी चीज है कि तेज मिर्च मसाले वाली चीजें। तेज मिर्च मसाले खास तौर पर जो बाहर की हांडियों में इस्तेमाल होते हैं। अब तो जो है वो बाहर जो मसाले इस्तेमाल होते हैं, एक तो वो प्योर भी नहीं होते, दूसरा उनके किसी को सोर्स का नहीं पता होता, तीसरा ये कि टेस्ट डेवलप करने के लिए उनको बड़ी ज्यादा वाफर मिकदार में डाला जाता है। खास तौर पर ये हमारे लाहौर की जैसे कढ़ाई बड़ी मशहूर है, तो इन तमाम के अंदर जो मसाला जात इस्तेमाल होते हैं वो मैदे की तेजाबियत का बहुत बड़ा वजह बन सकते हैं।
उसके अलावा जो है वो चॉकलेट्स, चॉकलेट्स तो सबको पसंद होती हैं, लेकिन ये है कि उनको अगर हम एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना शुरू करते हैं तो वो भी हमारे मैदे को मुतासिर करती हैं। फिर ये कि फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स, अभी बड़ी हैरानी की बात है लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो एसिडिक फ्रूट्स होते हैं ना, खास तौर पर जैसे कि लीमू है या माल्टा है, अगर इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, जो कि थोड़े से तुर्श होते हैं, और जैसे कच्चे आम है जो कि बहुत ज्यादा तुर्श होते हैं, तो ये चीजें हमारे मैदे को जाकर डिस्टर्ब करती हैं। उसके अलावा हम अगर बहुत ज्यादा काली मिर्च का इस्तेमाल करें, लाल मिर्च का इस्तेमाल करें, तो ये चीजें भी हमारी मैदे को जाकर डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं। अब खुराक तो एक साइड पे, अब उसके अलावा अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आके कहते हैं डॉक्टर साहब हमने तो ये सारी चीजें छोड़ दी हैं, हम ना तेज मिर्च मसाला खाते हैं, हम ना बाहर की चीजें खाते हैं, हम तो घर के खाने खाते हैं, उसके बावजूद हम ठीक नहीं होते। तो मेरे भाई, आप बाकी तमाम के तमाम फैक्टर्स जो कि तेजाबियत की बेसिक वजह बनते हैं, आप उनको ठीक नहीं करते। अब वो बाकी फैक्टर्स कौन कौन से हैं? उनमें सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा लाइफस्टाइल। हम सोते कैसे हैं, हम उठते किस वक्त हैं, हमारा स्लीप साइकिल क्या है, हमारा वजन कितना है, हमारी एक्सरसाइज का पैटर्न क्या है। अब देखें, अगर एक शख्स बहुत ज्यादा मोटा है ना, तो वो आम तौर पर मैदे की तजाबियत का शिकार ज्यादा है कंपैरेटिवली उस शख्स के जो कि पतला है। अब वो कैसे? मोटा आदमी जो है, उसके पेट पर, उसके स्टमक पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोड होता है, उसके पेट के ऊपर फैट होता है, बाकी ऑर्गन्स के ऊपर बहुत ज्यादा फैट होता है, तो स्टमक पे बहुत ज्यादा लोड रहता है हर वक्त। तो खास तौर पर जब खाना खाने के बाद लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो मैदे को बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तो बहुत ज्यादा जब मैदा एफर्ट करता है तो वो आपको ऑटोमेटिकली एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो वो आपको तजाबियत का शिकार कर देगा। उसके अलावा इस तरह के लोगों में जो हमारी खुराक की नाली और मैदे के दरमियान जो एक स्फिंक्टर है, जो कि खाना खाने के बाद बंद हो जाता है और वो मैदे के कंटेंट को बाहर नहीं आने देता, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब वो डिस्टर्ब होगा तो मैदे का खाना जो है वो खुराक की नाली में बार बार आएगा, तो वो खुराक की नाली को भी मुतासर करेगा, मैदे को भी मुतासर करेगा, और वो तमाम अलामात जो कि तजाबीत जो मैंने आपको बताई हैं उसमें आना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारा स्लीप साइकिल, हम जब आम तौर पर एक प्रॉपर स्लीप साइकिल को फॉलो करते हैं ना, कि डेली के 6 या 7 घंटे हम रात को सोते हैं, तो हमारी बॉडी बड़े नेचुरल हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारे जो जिस्म के अंदर डैमेजेस हो चुके होते हैं हमारी खुराक की वजह से और बाकी चीजों की वजह से, उनको वो ठीक करती है। लेकिन जब हमारा स्लीप साइकिल ही डिस्टर्ब है, हम 2 घंटे सुबह सो रहे हैं, 2 घंटे शाम को सो रहे हैं, या हम कभी ड्यूटी की वजह से बिजी हैं या किसी और वजह से बिजी हैं, और हम अपने स्लीप साइकिल को एडजस्ट ही नहीं कर पाते, तो हमारी बॉडी को उस नेचुरल हीलिंग का टाइम ही नहीं मिलता। तो जब हमारी बॉडी को उस नेचुरल हीलिंग का टाइम ही नहीं मिलता, तो हमारी बॉडी हील नहीं कर पाएगी, स्टमक अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, तो हम इस ऐसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे। तीसरी चीज ये कि हम खाना खाने के फौरन बाद लेट जाते हैं। खास तौर पर हमारे जो दुकानदार हजरात हैं या जो ऑफिस में लोग काम करते हैं, जब वो रात को थके हुए आते हैं तो बस आके जी हमने खाना खाना है और खाना खा के बस लेट जाए। तो मेरे भाई, जब आप खाना खा के फौरन लेट जाएंगे तो वो सारे का सारा कंटेंट स्टमक से किधर जाएगा? और सारे का सारा कंटेंट स्टमक से आपकी इसोफेगस पे जो खुराक की नाली है उस पर जोर डालेगा, आपके स्फिंक्टर्स लूज होंगे, खाना ऊपर आएगा, खाना ऊपर आएगा तो आप तजाबियत का शिकार हो जाएंगे। उसके अलावा ये कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज ना करना आपको बड़ी हैरानी की बात लग रही होगी, लेकिन ये वाकईतन मैदे की तजाबियत की बहुत बड़ी रीजन है। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी को एक नेचुरल बैलेंस के अंदर मेंटेन रखते हैं, तो सर्कुलेशन बहुत अच्छी रहती है। ब्लड जो है वो हमारे मैदे तक बहुत ज्यादा पहुंचता है, और मैदे में बहुत ज्यादा जब ब्लड पहुंचेगा तो नेचुरल एक हीलिंग का प्रोसेस करवाएगा, और जब हीलिंग का प्रोसेस होगा तो हम इस तरह की बीमारियों का शिकार नहीं होंगे। तीसरी बड़ी चीज जो कि मैंने आपको बताई थी वो था बेजा दवाइयों का इस्तेमाल। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि याद रखने वाली है वो ये कि जो दर्द दूर करने वाली दवाइयां ना, खास तौर पर जैसे ब्रूफन और इस तरह की, और नेप्रोक्सिन आ गई या सिंफ्लेक्स, जो बड़ी आम होती हैं और हर मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं और जिसका दिल करता है वो जाके ले लेता है। और खास तौर पर हमारे गरीब लोग जो कि बेचारे हकीमों के हाथ चढ़े रहते हैं और वो हकीमों से जाकर दवाइयां लेते हैं, तो वो लोग मैदे की तजाबियत का शिकार बहुत ज्यादा होते हैं। ये दवाइयां डायरेक्टली तौर पर जाकर हमारे मैदे के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, जिनका काम मैदे को प्रोटेक्ट करने, उनको खत्म कर देती हैं। तो जब वो अंदर से जाके खत्म कर देती हैं तो ये अंदर जाकर एक तो सोजिश करवाती हैं, और अगर हम ज्यादा अरसे तक लेते रहे तो ये बाकायदा तौर पर जख्म करवा देती हैं मैदे के अंदर।
तो जब जख्म हो जाएंगे और मैदे की सारी प्रोटेक्टिव लाइनिंग जो है वो डिजॉल्व हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? आप जाहिर सी बात है इंतजामियत जैसी बीमारियों के शिकार होंगे। उसके अलावा हमारी जो खवातीन हैं उनमें आमतौर पर चूंकि खून की कमी होती है, तो उनको अक्सर डॉक्टर हजरात जो है वो आयरन के सप्लीमेंट्स जो है वो देना शुरू कर देते हैं, और वो धड़ाधड़ जो है वो आयरन के सप्लीमेंट्स लगवाते हैं। आज भी मैं अपनी इमरजेंसी में था, तो मेरे पास एक खातून आई थी आयरन की बोतल लेके कि डॉक्टर साहब मेरा खून कम है तो मुझे ये लगा दें। अब मुझे उसको आधा घंटा लगा समझाने में कि आप प्रिस्क्राइब करवाएं, किसी से अपना इवेल्युएट करवाएं, उसके बाद ये सप्लीमेंट्स लगवाएं, क्योंकि इसका मैदे पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो हमारे यहाँ लोग इन चीजों को समझते नहीं है, और अगर एक दफा किसी ने प्रेस्क्राइब कर दिया तो फिर अपनी मर्जी से लगवाना शुरू कर देते हैं, या फिर ये कि हकीमों के पास या ताई जो हमारे हर गली मोहल्ले में बैठे हैं उनके कहने पर लगवाना शुरू कर देते हैं, और अल्टीमेटली हम जैसे डॉक्टर्स के पास इमरजेंसी में आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी जो है वो मैदा हमारा डिस्टर्ब हो गया, अब इसका कुछ कर लें। तो इन चीजों से परहेज करें। और जो चौथी चीज वो ये है कि दीगर बीमारियां जो कि हमारे जिस्म में होती हैं उनमें खास तौर पर जो पित्ते की पथरी है, वो एक बहुत बड़ी रीजन है इस तेजाबियत की जिन लोगों में, और ये आमतौर पर चूंकि खवातीन में होती है, 40-45 साल की खवातीन में आमतौर पर सब कोई पित्ते की बीमारी का मसला होता है, पित्ते में पथरियां होती हैं। तो वो तमाम खवातीन जिनको, या वो तमाम मर्द जिनको पित्ते में पथरियों का मसला है, वो तमाम लोग इस बीमारी का ज्यादा शिकार होते हैं। पित्ते का काम जो है वो ये कि उसने जो फैट है और कोलेस्ट्रोल है उसको हजम करने के लिए बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट्स प्रोड्यूस करना है। जब पित्ते में पथरियां है, पित्ता अपना काम कर नहीं रहा, तो स्टमक में वो सारे का सारा कंटेंट वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है, और स्टमक में बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, जिसकी वजह से मैदे की तेजाबियत जैसी अलामत आना शुरू हो जाती हैं। इसमें एक बड़ी ही अहम बीमारी जो कि जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि मैं एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। वो ये कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस का होना और बहुत ज्यादा एंजाइटी का होना, बहुत ज्यादा परेशानी का होना नफसियाती तौर पर, ये हमारे मैदे को डिस्टर्ब करने का एक बहुत बड़ा कॉज है। और ये आम तौर पर लोग समझते नहीं है। लोग कहते हैं कि जी हम तो, हमारी तो लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, हम तो जो है वो सारा दिन अपना काम करते हैं, रात को सोते हैं, कोई परेशानी नहीं है, घर में बीवी बच्चे सब ठीक है, फिर हमें किस चीज की परेशानी है? तो भाई अगर आप सारा दिन काम करते हैं तो वो भी एक स्ट्रेस है। आप सारा दिन जो है वो अगर किसी वर्क प्लेस पे बिजी रहते हैं तो वो भी एक स्ट्रेस है। आप एक्सरसाइज नहीं करते तो वो भी एक स्ट्रेस है। तो बहुत सारे स्ट्रेस के एलिमेंट मुसलसल आपकी बॉडी जब स्ट्रेस के आलम में होती है, या अगर कोई नफसियाती बीमारी का शिकार है, किसी डिप्रेशन का, परेशानी का, नींद ना आने का, तो वो लोग इस बीमारी का बहुत शिकार होते हैं। और जब तक वो तमाम फैक्टर्स को रिजॉल्व नहीं कर लेते, वो मैदे की तेजाबियत से जान नहीं छुड़ा पाते। मैंने आपको इस वीडियो में बड़ी ही स्पेसिफिक और बड़ी एक ही चीज को कवर करके बयान करने की कोशिश की है। हर चीज एक अलग टॉपिक है और हर चीज के ऊपर एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाने की जरूरत है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैंने सब चीजों को एक छोटे पैराए में समराइज करके आपको बताया है। तो अगर आप लोग इस तरह की बीमारी का शिकार हैं तो आप लोग देखें कि इन तमाम चीजों के अंदर से आप कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप करते हैं और आप नहीं छोड़ पा रहे। अगर आप उन तमाम चीजों को अपने जिस रूटीन से, अपने खुराक से निकालते हैं, तो आप बहुत जल्दी इस तरह की बीमारी से जो है वो निजात पा लेंगे। आने वाली जो हमारी तीसरी वीडियो होगी इस सिलसिले की, उसमें मैं आपको तफसील से इसका इलाज बताऊंगा, वो तमाम लाइफस्टाइल चेंजेस बताऊंगा, वो तमाम खुराकें बताऊंगा कि जो इस बीमारी को ठीक करने में आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की तमाम वीडियोस मिलती रहें, तो हमारे इस पेज को जरूर फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो और अच्छी लगी हो तो इसको अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया।